हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सृजनात्मकता को जो यहाँ पे डैश लगा है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है, अर्थात यहाँ पे क्रिएटिविटी के विषय में बात किया गया है कि इसको कैसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कहा गया स्वादर बौद्धिकता के लिए, या बी में कहा गया अविश्रत सोच के लिए, या सी के अंदर कहा गया विविध सोच के लिए, या डी में कहा गया हाव बौद्धिकता। अर्थात तो यहाँ पे इंग्लिश में बात किया जाए तो डी अर्थात फ्लूइड इंटेलिजेंस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट थिंकिंग या इंटेलिजेंस किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, अर्थात तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की सोच से संबंधित ये हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी को सामान्यतः विविध सोच अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित माना जाता है। विविध सोच वह प्रकार है कि मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के समाधान सोचता है और नए विचारों का सृजन करता है। इस प्रकार की सोच में मौलिकता, लचीलापन और नवीनता शामिल होती है। वहीं पे थोड़ा सा बात किया जाए कन्वर्जेंट जो हमारी सोच होती है, तो कन्वर्जेंट था तो अविश्रत सोच वह प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक ही सही उत्तर खोजा जाता है, जबकि सृजनात्मक में विभिन्न संभावित उत्तरों की खोज की जाती है। अतः यहाँ पे हमारा जो है क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट वाला जो होता है यहाँ पे थिंकिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसके अंदर कहा गया है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, अर्थात द एक्सेप्टेड साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड अंडर इट्स डैश डैश रूल्स। क्या होंगे? ग्रामेटिकली अर्थात व्याकरणीय होंगे, सिंथेटिक अर्थात व्याख्यात्मक होंगे, केस रिलेटेड अर्थात विभक्ति विषयक होंगे, या फोनोलॉजिकल अर्थात ध्वनि संबंधी होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका ध्वनि संबंधी अर्थात तो फोनोलॉजिकल रहने वाला है, क्योंकि भाषा की स्वीकृति यहाँ पे ध्वनि संयोजनों से संबंधित है, तो ये आपका फोनोलॉजिकल अर्थात ध्वनि संबंधित हो जाएगा। थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से तो किसी भाषा में कौन सी ध्वनियों का कौन सा संयोजन स्वीकार है या ध्वनि संबंधी अतः फोनोलॉजिकल नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। भाषा के ध्वनि संबंधी नियम बतलाते हैं कि किस प्रकार की ध्वनियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, किनका संयोजन वर्जित है आदि। व्याकरणीय अगर बात करें और व्याकरणात्मक की बात करें तो नियमों शब्दों और वाक्यों रचनाओं से जुड़े होते हैं, तथा विभक्ति विषयक जो होता है नियम शब्दों के रूपांतरण से होता है। किंतु किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि संरचनाएं केवल ध्वनि संबंधी नियमों का विषय होती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिसमें कहा गया है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अर्थात व्हेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लैंग्वेज सच अ कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में कहा गया भाषा निर्धारित करती है, बी में कहा गया संज्ञानात्मक पक्ष होता है, सी के अंदर कहा गया सामाजिक भाषाई उद्गत है, अर्थात यहाँ पे सोशियो लिंग्विस्टिक इमर्जेंस की बात की गई है, और डी में कहा गया संस्कृत प्रभाव तथा कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बात की तो करेक्ट वाला है यहाँ पे हमारा भाषा निर्धारित था, लैंग्वेज डिटर्मिनेशन वाला जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा बात किया जाए एक्सप्लेनेशन की, तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इसे भाषा निर्धारित कहा जाता है। भाषा निर्धारण की यह अवधारणा यह कहती है कि मनुष्यों की सोच और समझ भाषा द्वारा सीमित या निर्धारित होती है। इसे स्पीयर वर्प हाइपोथेसिस के तहत समझाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भाषा हमारी सोच को आकार देती है और उसी के अनुसार विचार संभव होते हैं।
संज्ञानात्मक पक्ष की बात किया जाए तो मनोविज्ञान का वह भाग है जिसमें सोच, ज्ञान और समझ शामिल होते हैं, परंतु यह विशिष्ट रूप से भाषा के प्रभाव की बात है। सामाजिक भाषा अगर उद्गत की बात किया जाए और संस्कृत प्रभाव था कल्चर न्यूज, तो उत्तर संदर्भ में मेल नहीं खाते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन केवल यहाँ पे लैंग्वेज डिटर्मिनेशन था, भाषा निर्धारित वाला सही रहेगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर कहा गया है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अर्थात कहने का मतलब जो रवि है वो अपने अनुभवों के आधार पे और लक्षणों के आधार पे उपकरणों में जो खराबी आती है उसकी जो होती है वो परिकल्पना करके उनका परीक्षण करता है और उनकी मरम्मत करना चाहता है। तो कौन सा यहाँ पे यूज करेगा? तो ऑप्शन ए में कहा गया कलन विधि का, मानसिक विधि का, अनुमानित विधि का या अंतर्दृष्टि था इनसाइट का यूज करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा अनुमानित विधि का यूज करेगा, अर्थात यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव मेथड जो होती है उसका यूज करेगा। थोड़ा समझते हैं क्या मेथड होती है। तो यहाँ रवि अपने अनुभवों और उपकरणों में आई समस्याओं के लक्षणों के आधार पर और कारण का अनुमान लगाकर उस परिकल्पना की जांच करता है और फिर मरम्मत करता है। यह तरीका अनुमानित विधि है, अर्थात हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मेथड कहलाता है, जिसमें पहले एक अनुमान लगाया जाता है फिर उसके परीक्षण के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहीं पे कलन विधि जो कि हमारी कैलकुलेशन मेथड गणना से संबंधित है, जो यह उपयुक्त नहीं है। वहीं पे मानसिक दृढ़ता जो कि मेंटल रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई, जो समस्या को लगातार प्रयत्न करके हल करने का गुण है, यह अनुमान और परीक्षण की प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि अचानक समाधान का मिलना, जबकि यह क्रमिक परीक्षण कहलाता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। अर्थात दिव्या जो है जब उसको कोई निर्देश दिया जाता है वो क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में निर्देशों को तोड़ देती है, फिर उसका समाधान देखती है। तो ये कौन सी विधि होगी? तो ऑप्शन ए में कहा गया द्वितीयक विस्तारण विधि है, या उपलब्धि विश्लेषण विधि है, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि है, या कम करने की विधि है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, अर्थात टास्क रिडक्शन मेथड इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब डिटेल से बात किया जाए तो हल यहाँ पे तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों या चरणों में बांटकर उन्हें क्रमशः पूरा करता है, तो यह कम करने की विधि टास्क रिडक्शन मेथड कहलाती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब कोई जटिल कार्य आसान बनाना हो। पहले बड़े कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, फिर हर भाग पर अलग से ध्यान दिया जाता है, जिससे कार्य को करना सरल हो जाता है। वहीं पे बात करें तो इसमें द्वितीयक विस्तारण विधि था सेकेंडरी जो एक्सटेंशन मेथड होती है, यह कार्य को बढ़ाने या विस्तार से जुड़ा है, ना कि विभाजन से। वहीं पे उपलब्धि विधि जो कि अचीवमेंट एनालिसिस है, कार्य की उपलब्धि की समीक्षा है, कार्य को विभाजित करने की नहीं है। वहीं पे क्रियात्मक जड़ता नियम जो कि यह बताता है कि प्रक्रिया को श्रृंखला में जोड़ना कैसे है। सही उत्तर की बात करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब क्वेश्चन को हल किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। देखो पुरुष कौन होगा, कौन महिलाएं होंगी, अगर उनका कोई निर्धारण करता है तो समाज इसका क्या निर्धारण करता है, इसमें क्या कथन बताता है। तो ऑप्शन में कहा गया लैंगिक एवं आनुवांशिक प्रतिभा, या लैंगिक एवं अंतर जातीय अवधारण, या लैंगिक एवं सामाजिक आवरण, या लैंगिक एवं अंतर्निहित आवरण। तो यहाँ पे देखो जेंडर जो आपका जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से बात किया जाए तो यह कथन स्पष्ट रूप से इस विचार को दर्शाता है कि समाज द्वारा पुरुष एवं महिला की भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। इसका अर्थ है कि कौन क्या भूमिका निभाएगा यह समाज के नियमों, परंपराओं और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। ऐसे निर्धारण को सामाजिक आवरण या सामाजिक संरचना कहते हैं, न कि जैविक आनुवंशिक कहा जाता है। अगर लैंगिकता की बात करता है, जेंडर को सामाजिक स्तर पर परिभाषित किए जाने को सामाजिक आवरण कहते हैं। समाज के द्वारा तय की गई भूमिकाएं समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं।
इसलिए इसे स्थायी या जन्मजात नहीं कहा जाता है। इसलिए अन्य विकल्प यहाँ पे ए, बी और डी लैंगिकता को प्राकृतिक आनुवंशिकता या आंतरिक बताते हैं, जो कि इस कथन का तात्पर्य नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश डैश के कुछ उदाहरण हैं। अर्थात तो ऑप्शन ए में कहा गया है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है। बी में कहा गया आलेखन पत्र अर्थात रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने का, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना, या डी में कहा गया परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। अर्थात तो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम एग्जांपल्स ऑफ। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन रहेगा क्वांटिटेटिव मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट जो रहेगा आपका, वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट जैसे मूल्यांकन के तरीके अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का मूल्य निर्धारण या आकलन करने के लिए गणना आधारित विधियां हैं। ये सभी प्रक्रिया मूलतः संख्यात्मक आधार पर छात्रों की उपलब्धि को नापने के लिए अपनाई जाती हैं। जैसे ग्रेडिंग में अंक, कोडिंग में चिन्ह, अंकन में स्कोर और क्रेडिट संचय में अर्जित क्रेडिट का उपयोग किया जाता है। ग्रेडिंग, कोडिंग आदि उपलब्धियां मापने के मात्रात्मक तरीके हैं। ये मूल्यांकन के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके माने जाते हैं। अन्य विकल्प यहाँ पे जो दिए गए हैं वो मूल्यांकन के परिणामी प्रक्रियाएं रिपोर्टिंग या प्रस्तुतिकरण से जुड़े हैं। गणना का मूलक जो विधि से संबंध इनका कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अर्थात जो अधिगमकर्ता होते हैं, अर्थात जो लर्नर्स होते हैं, अचीवमेंट हेल्प टीचर था, तो क्या यहाँ पे सहायता होती है? अर्थात अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन करने के लिए शिक्षकों की क्या सहायता करता है? तो यहाँ पे शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या बी में कहा गया है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, सी में कहा गया शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, डी में कहा गया अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर डिटेल से बात किया जाए तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे शिक्षक को जान पाते हैं कि उनकी शिक्षण अधिगम विधियां कितनी कारगर हैं। अगर अधिगमकर्ता अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह शिक्षक की विधियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है, यदि नहीं तो शिक्षण पद्धति में बदलाव की आवश्यकता समझी जाती है। अतः मूल्यांकन शिक्षण अधिगम विधियों की गुणवत्ता और परिणामों की पुष्टि में सहायक होता है। मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का प्रतिबिंब होते हैं। इस प्रक्रिया से शिक्षक अपनी रणनीतियों की उपयोगिता की समीक्षा कर सकते हैं। अन्य विकल्प भी मूल्यांकन से जुड़े हैं, परंतु सबसे उपयुक्त मूल्यांकन शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की पहचान में होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके अंदर कहा गया है कि समावेशी शिक्षा डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया समता एवं समान आधार अवसर पे, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पे, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में समता एवं समान अधिक अवसर का, ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से बात किया जाए तो समावेशी शिक्षा अर्थात इनक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत है कि समाज के प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा मिले और सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। इसमें हर प्रकार की भिन्नता जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक का सम्मान किया जाता है तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा का आधार क्षमता एवं समान अवसर है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिले। यह प्रणाली समानता, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता पर बल देती है। बाकी विकल्प सैद्धांतिक रूप से संबंधित हो सकते हैं, परंतु समावेशी शिक्षा का मूल तत्व समान अवसर प्रदान करने से नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल से 9 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए हैं।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है 10 नंबर का, जिसमें कहा गया है दिव्यांगजनक अधिकार अधिगम नियम वर्ष में लागू किया गया, अर्थात ये कब लागू किया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका आज का जो होमवर्क में रहने वाला है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। और यदि आप चाहते हैं इसको डिटेल से समझना और पढ़ना, इसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाके आप सीडीपी के सभी जितने भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ उनकी आपको वीडियो वाइज पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।